गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त पंकज कुमार आज आपके समक्ष आया हूं अकाउंटेंसी के कुछ वीडियोज को लेकर के। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि एक छोटे से महामारी ने पूरे वर्ल्ड को अपने कब्जे में ले लिया और आज की स्थिति एक्चुअल में कहूँ कि ये बन गई है कि ना तो हम लोग किसी से मिल सकते हैं, ना तो किसी से कोई सामाजिक सरोकार रख सकते हैं, और इसका बचाव का केवल एक और एक साधन है और वो है कि हम अपने घरों में सुरक्षित रहें। क्योंकि अगर हम खुद को सुरक्षित रखेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा तो समाज सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा तो पूरा देश सुरक्षित रहेगा। एक इंसान से ही एक पूरे परिवार का निर्माण होता है, पूरे समाज का निर्माण होता है, देश का निर्माण होता है। और आज के समय में सुरक्षा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। बट एज ए टीचर मैं ये सोच भी रहा था कि क्यों ना मैं कुछ ऐसे वीडियोज को लेकर के आऊँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। अभी वैसे भी आप लोग सब लोग घर पे बैठे हुए हैं और इस लॉकडाउन पीरियड में आप लोगों को भी इसका नुकसान सहना पड़ रहा है। आपकी पढ़ाई बंद है क्योंकि एग्जामिनेशन तो टाइम पे ही होने हैं। तो चलो मैं भी कुछ वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ, कुछ टॉपिक्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ ताकि इसका भी जो है बेनिफिट जो है वो आप ले सको। तो कुछ बच्चों का कॉल भी आया, मैसेजेस भी आया कि सर क्यों ना आप भी जो है इस तरह के वीडियोज़ को बना के आप YouTube पे अपलोड कीजिए। तो चलो मैं भी कोशिश करता हूँ और आशा है आप लोग इस चीज़ को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और आपको अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज मैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी को लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्लास 12 बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं। नेक्स्ट ईयर उनको 2021 में उनको बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने हैं, तो उन लोग के लिए हम लोग ज़्यादा वरीड होते हैं। 12 CBSE उनका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, तो उनके लिए मैं आज उनका जो अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उस चैप्टर को लेकर के मैं आपके समझ आज आया हुआ हूँ। आज मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ बेसिक कंटेंट को मैं डिस्कस करूँगा और आगे के वीडियोज में उसकी नेक्स्ट की जो भी कंटेंट है, नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स के बारे में हम लोग जरूर देखेंगे और उसको समझने की जरूर कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले इस टॉपिक को यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ। आपका 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम लोग शॉर्ट में NPO के नाम से भी जानते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NPO। तो चलो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जो है ये समझने की कोशिश करेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता क्या है और ये कहते किसे हैं। आपने क्लास 11th में भी जो है इसके बारे में कुछ चीज़ों को पढ़ रखा होगा। आपने पढ़ा, आपको याद होगा, अपने बिजनेस स्टडीज में फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा होगा। ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग प्रारूप होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जिसमें से आपको सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, पार्टनरशिप होते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट वेंचर, ये अलग अलग तरीके के जो हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। और हर एक तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उसके जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो डिफरेंट है। हाँ, ये अलग बात है, एक दूसरे से मिलते जुलते जरूर हैं बट फिर भी डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको डिस्कस करना चाहता हूं कि आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे उसे अकाउंटिंग करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले आप लोग के सामने ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझाना चाहता हूँ कि आखिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव दोस्तों जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, यहाँ बेसिकली दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक होता है प्रॉफिट मोटिव और दूसरा जो होता है दोस्तों
नॉन प्रॉफिट मोटिव। नॉन प्रॉफिट मोटिव को जो है हम लोग सर्विस प्रोवाइडिंग भी कह सकते हैं। ये दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ अपने मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। मैं सिंपल सा आपसे अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल पार्टीज, तो आपको ही पता है कि आप कोई बता सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो होता है उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? दुनिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में, अगर इंडिया की बात करूं तो पॉलिटिकल पार्टीज के मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी कंट्री पे अपना सत्ता कायम करना, अपना प्रभाव जो है वो पूरे कंट्री पे जो है वो चलाना। इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जदयू हो या अखिलेश जी हो, तो किसी की मैं पर्टिकुलर में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल एक सिंपल एक एग्जांपल में दे रहा हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी समाज में अपनी सत्ता को चलाना। उसी तरीके से दुनिया में कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं होते, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं हो तब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गठन ही नहीं किया जा सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंस्टिट्यूट ही नहीं किया जाता, उसका फॉर्मेशन ही नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अगर मैं सिंपल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक वैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और दूसरा वैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। मैं अगर पहले की बात करूं कि प्रॉफिट अर्न करना ये नॉट, ये मतलब कोई किसी तरीके का कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या भाई हम कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अगर कोई बिजनेस है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो चल रहा है तो प्रॉफिट तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें। बिना प्रॉफिट का वो चल ही नहीं सकता है। प्रॉफिट उसके बैकबोन की तरह है, प्रॉफिट तो उसको बूस्टअप करता है। क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं हो, अरे भाई मैं सिंपल सी बात करूं, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और लाभ ही नहीं कमा रहे, प्रॉफिट ही नहीं कर रहे, बिजनेस अर्न करके क्या करेंगे? इससे बेटर है घर में बैठो, खाओ पियो, मौज करो। क्योंकि बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल सकता है। और प्रॉफिट जो होता है वो किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है, जिसके बेसिस पे वो अपने वर्चस्व को वो अपने मार्केट में क्या करता है, वो अपनी सारी चीज़ों को फैलाता है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे मैं रिलायंस इंडस्ट्री आपको पता है, रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है जिसके ओनर मुकेश अंबानी है आज के डेट में। दूसरा एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है, आपको बजाज। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, KFC, चलो मैं KFC का एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ, चलो मैं डोमिनोज का एग्जांपल आपको दे देता हूँ मैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो क्या करते हैं, प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं। लेकिन चलो मैं बड़ी बड़ी कंपनी की बात हो गई, चाहे एक छोटा सा बिजनेस ही क्यों ना हो, चाहे ये तो अरबों खरबों वाली कंपनियां होगी जिनके ट्रांजेक्शन बिलियंस में होते हैं, लेकिन आपके मोहल्ले में, आपके घर में एक छोटा सा दुकान भी हो, पंसारी का दुकान है, स्ट्रीट वेंडर हैं, रेहड़ी वाले हैं, वो लोग भी कोई बाल काट रहा है बैठ करके, हम लोग भी वही काम कर रहे हैं ना, प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैठे हुए ना यहाँ पे। चाहे वो मोहल्ले में पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूशन हो, चाहे 10 क्लास का, 12 क्लास का, कोई भी पढ़ा रहा हो, जितने भी इस तरह के लोग होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। क्योंकि प्रॉफिट ही वही चीज है जिसके बेसिस पे किसी भी बिजनेस को, है ना, वो बल मिलता है, वो एनर्जी मिलता है, जो क्या करता है, अपना काम करता है। स्टार्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो कंपनियां हैं, इन लोग का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब मैं अगर दूसरे सेक्टर की बात करूं, जो ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा प्रारूप है, दूसरा फॉर्म है, वो है सर्विस मोटिव, जिसे हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। आखिर क्या है ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कहते किसे हैं, व्हाट इट मीन्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही इसका पता चलता है, इसके नाम में ही जो है इनकी सारी चीजें जो है, इसका डेफिनेशन छिपा हुआ है। नॉट फॉर प्रॉफिट, इसे हम लोग नॉन प्रॉफिट एंटिटी भी कहते हैं, NPO भी कहते हैं, जिसका मेन मोटिव होता है कि जो भी हमारी सोसाइटीज है उससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उन लोगों को अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनका मेन मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना, इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना कतई नहीं होता है। आप बोलोगे सर दुनिया में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है
जिसका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है, फिर तो वो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसमें इनकम नहीं, क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनकम होंगे ही नहीं तो फिर वो अपने एक्सपेंस कहां से वो बेयर कर सकता है। उसके इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज एज यूजुअल वैसे ही होते हैं जिस तरीके से अदर ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं। और इवन की मैं बोल रहा हूं कि वो प्रॉफिट भी अर्न करती है, ऐसा नहीं कि वो प्रॉफिट अर्न नहीं करती है। मैं ये नहीं बोल, अगर प्रॉफिट नहीं, आप बोलोगे सर अगर प्रॉफिट नहीं अर्न करें तो फिर हम लोग अकाउंटिंग करेंगे क्यों? अगर हम लोग इसके लिए फिर अकाउंटिंग क्यों किया जाएगा? वो प्रॉफिट भी अर्न करती है, लेकिन उस प्रॉफिट को फर्दर अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में लगा दिया जाता है। उस प्रॉफिट का किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। उस प्रॉफिट को अपने मेंबर्स के बीच में किसी तरह का डिविडेंड जो है वो लोग प्रोवाइड नहीं करता। इन सारी चीजों को हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे करके आगे भी हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करते चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जो हूं आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मैं मतलब समझाने की कोशिश करता हूं, इसकी मैं डेफिनेशन समझाने की मैं कोशिश करता हूं। कहता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू दोज ऑर्गेनाइजेशन, not for profit organization refers to those organizations which are formed for the purpose of providing services to the societies, to their members, but not to earn profit। मतलब क्या हो गया कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसलिए फॉर्म किया जाता है, इसका फॉर्म करने का मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। तो भाई सर्विस किसको प्रोवाइड किया जाता है? पहला नंबर 1 अपने मेंबर्स को, जो वैसे लोग जो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने का काम होता है। दूसरा, वैसे लोग जो सोसाइटी से जुड़े हुए रहते हैं, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करने का काम होता है। इनका प्रॉफिट अर्न करना इनका मेन मोटिव नहीं होता है। दूसरा, ये जो होते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, अगर उन लोगों को प्रॉफिट हो भी गया, मैं आगे भी एग्जांपल आपको दूंगा और जब हम लोग इसके प्रॉब्लम को बताएंगे तो फिर आप समझोगे कि किस तरीके से जो प्रॉफिट इसमें भी एज यूजुअल वैसे ही कैलकुलेट किए जाते हैं, सरप्लस वैसे ही कैलकुलेट किए जाते हैं जिस तरीके से प्रॉफिट एंटिटी का होता है। लेकिन उस प्रॉफिट को अपने मेंबर्स के बीच में किसी तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। उस प्रॉफिट को फर्दर उसी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में लगाया जाता है। उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जिस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था, उस ऑब्जेक्टिव के डेवलपमेंट के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए उसके प्रॉफिट को फर्दर यूटिलाइज किया जाता है। मैं जैसे सिंपल से आपको मैं बात करूं, है ना, अगर मैं इसकी बात करूं कि आप बोलोगे सर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से, आप बताओ। मैं सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सबसे पहले मैं बोलता हूं एजुकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आप बोलोगे सर ये आपने कैसी बात कर दी? दुनिया में कौन सा ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो आज के डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, ये बिना प्रॉफिट अर्न किए हुए हम लोगों को शिक्षा प्रोवाइड किया जाता है? मैं स्कूल की बात करूं, कॉलेजेस की बात करूं, यूनिवर्सिटीज की बात करूं। आप बोलेंगे सर स्कूल के तो रहने ही दो, हम बच्चे हैं, हमें पता है, हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल एक वैसी संस्थान है जहां हमें कूटा जाता है और हमारे पिताजी को लूटा जाता है। तो आखिर वो कैसा, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो गया? तो मैं बताता हूं बच्चों, केवल स्कूल की बात नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी इंस्टीट्यूशन हैं। आप मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूं, आपने नाम सुना होगा आईआईटी का, बहुत अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सब लोगों ने नाम सुना होगा। आपको पता है इस इंस्टीट्यूट के बारे में? ये एक इंडिया का वैसा इंस्टीट्यूट है जहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने इसका डेवलप करने का मेन मोटिव है कि इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। और यहां पे किसी भी तरीके का, मैं इस चीज की मैं मना नहीं कर रहा हूं कि यहाँ पे इनका फीस नहीं है, लोग फी नहीं, ये फी लेते हैं, लेकिन जितना बच्चों पे एक्सपेंस करते हैं उसके कंपैरिजन में जो है उतना फी बच्चों से नहीं लेते हैं। रीजन क्या? फिर भाई आप बोलोगे सर पैसे कहाँ से आते हैं इसके लिए? तो इसके लिए गवर्नमेंट ग्रांट देती है, गवर्नमेंट अलग से इनके लिए फंड क्रिएट करती है ताकि हमारे देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिल सके। नहीं तो आपको क्या लगता है, आप एक बार बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि अगर इसने बोल दिया, आईआईटी ने बोल दिया भाई 10 लाख 20 लाख हम डोनेशन लेकर के एडमिशन लेंगे,
तो कौन सा ऐसा लोग है जो इसमें एडमिशन लेना नहीं चाहेगा? लोग खेत बेच करके भी क्या करेंगे, पैसा इसमें देंगे, किडनी बेच के पैसा इसमें लगाएंगे, है ना। एक इतना प्रीशियस इंस्टीट्यूशन। मैं दूसरा, अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, आपने नाम सुना होगा SRCC का, श्रीराम स्कूल ऑफ श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अरे ये तो आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। ये हमारे कॉमर्स के लिए मक्का मदीना है। ये लोगों का, कॉमर्स के बच्चों का एक सपना होता है कि वो SRCC में जाकर के पढ़ाई करें। अगर आपको पता है कि इसमें एडमिशन के लिए कितना परसेंटेज चाहिए? इसमें एडमिशन के लिए 100% मार्क्स की जरूरत है। ये 11 के बेसिस पे, ये 12 पास के बेसिस पे होता है। और ये 50 साल से जो है ना, ये अपने सर्विस जो है लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत कम फीस में जो है यहाँ पे एडमिशन होता है आप लोगों का। इसके बाद और मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, अगर और मैं बात करूँ क्या, फिर अपना ICAI की मैं बात कर लेता हूँ। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब देखो कितना कम फीस में हम लोगों को CA की डिग्री देती है इंस्टीट्यूट। अब मैं बात करूं तो CA फाउंडेशन 10 से 12 हज़ार रुपया, CA इंटर 18 से 20 हज़ार रुपये और CA फाइनल 25 से 30 हज़ार रुपये। इसके बाद थोड़ी वो छोटी ऐसी फी होती है जिसमें क्या बोलता है वो ट्रेनिंग वेनिंग की जो थोड़ी सी फीस लेते हैं वो लोग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह की या फिर जो भी कंप्यूटर ट्रेनिंग की थोड़ी बहुत फीस लेते हैं। बाकी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का थोड़ी बहुत फीस होती है। मतलब पूरे साल, पूरे CA कोर्स के दौरान ड्यूरेशन में 70 से 80 हज़ार रुपये में पूरा कोर्स कंप्लीट, और इतनी बड़ी डिग्री मिल जाती है। इंजीनियरिंग करें या फिर कुछ भी वैसी चीज़ों को अगर हम लोग करें तो इतना फीस तो एक सेमेस्टर में लगता है लोगों का। एक छोटे मोटे कोचिंग वाले पूरे साल की 30 से ज़्यादा फीसें ले लेते हैं। तो ये सब जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया। मैं अब थोड़ा सा इसके डेफिनेशन पोर्शन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन पोर्शन की ओर यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। जैसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में का डेफिनेशन में लिखने की कोशिश करता हूँ। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इट रेफर्स टू दोज ऑर्गेनाइजेशन, it refers to those organizations which, number one, which are formed for the purpose of providing services to the society and their members, but not to earn profit। मतलब क्या हो गया कि and not for profit organization, it refers to those organizations which are formed for the purpose of providing services to the society and their members but not to earn profit। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, prohibit to payment, prohibit to payment any dividend to the members। Number 3, such organization includes school, colleges, hospitals and etc. लाइब्रेरीज है ना, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन सकते हैं, है ना। अब मैं एक एक करके जरा इन सारे पॉइंट्स को जरा मैं डील कर रहा हूँ। आप जरा एक बार डेफिनेशन को आप चाहो तो नोट कर सकते हो। और यहाँ पे आपके लिए तो ये सुविधा है ना भाई कि अगर मैं किसी भी चीज़ को जल्दी से बोल दूँ, मैं इरेज कर दूँ
या किसी प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर दूं, मिटा दूं, आगे बढ़ जाऊं, तो आप जो है वीडियो को फिर बैक में जाकर के आप थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हो, तो आपके हाथ की चीज़ है। इसलिए यहाँ पे किसी तरह का कोई टेंशन वाली बात है। मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं कि सर जो आपने बोला फिर वहाँ पे वो प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, बड़ी मुश्किल होती है। क्लास में तो इस तरह की कोई बात होती नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ के लिए। तो चलिए मैं एक बार इस डेफिनेशन को जरा फिर से समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब वैसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ, सिंपल से मैं बात करूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वैसी कोई भी संस्थान, वैसा कोई भी संगठन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। तो भाई प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता तो मोटिव क्या होता है उसका? तो उसका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। भाई किसको सर्विस प्रोवाइड करना? हमारी सोसाइटीज को। अब देखो ना, अभी बड़ा महामारी का दौर चला हुआ है, कोरोना वायरस से लोग संक्रमित हो रहे हैं, इसमें लोगों की रोजी रोटी छीन गई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, यहाँ तक कि खाने पीने की लोगों को आफत हो गई, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम में लोग कहीं पे अपने अपने कार्य में नहीं जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे समाजसेवी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। आखिर उनका काम क्या है? वो क्या कौन से काम कर रहे हैं? वैसे लोग जो भूखे लोग हैं उनको क्या कर रहे हैं? खाना दे रहे हैं। जो असहाय लोग हैं उसकी हेल्प कर रहे हैं। उनका मेन मोटिव तो ये होता है ना कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। लोग क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं फिर से अपने पॉइंट पे दोबारा मैं आता हूँ कि इट रेफर्स टू दोज ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, है ना, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी एंड टू देयर मेंबर्स बट नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ये दो बातें हैं कि क्या किया जा रहा है? पहला सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन और दूसरा क्या है कि प्रॉफिट अर्न करने का मेन मोटिव उनका नहीं होता है। दूसरी बात अगर मैं करूं, प्रोहिबिट टू पेमेंट एनी डिविडेंड टू देयर मेंबर्स। अब बोलोगे सर आप तो भी बोल रहे हो सर्विस प्रोवाइड करने की बात आती है, किस तरह का प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं। तो भाई अगर प्रॉफिट अर्न नहीं करते तो फिर डिविडेंड की बात कहां से आ गई यहाँ पे? तो मैंने क्या बोला, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। मैंने जब मैं इस लेक्चर को स्टार्ट किया था, मैंने उसी टाइम आपको बताया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि प्रॉफिट अर्न करेगी ना, भाई काम कर रहे हैं। मैं सिंपल से आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ, वो क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स भी आते हैं, क्लब भी आते हैं, स्कूल आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं। अब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, आपने नाम भी सुना होगा, रोज हम लोग सुनते हैं बीसीसीआई। आपको पता है बीसीसीआई के बारे में? अब बोलेंगे वाह वाह सर ये आपने क्या एग्जांपल दिया, बीसीसीआई के बारे में हमने सुना है, ये तो हर साल 2000-4000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करती है, तो ये फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो गया ये? लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं। आप बोलोगे सर ये एनपीओ नहीं है, ये तो एसपीओ है। एसपीओ का मतलब सुपर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज नॉट एन एनपीओ। आप ऐसे काट दोगे, दिस इज नॉट एन एनपीओ सर, ये तो एसपीओ है, सुपर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहां से आ गया ये? तो दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ, नो डाउट मैंने भी इस चीज को सुन रखा है कि बीसीसीआई की जो अर्निंग है हर साल 2000-4000 करोड़ रुपए वो लोग क्या करते हैं? अर्न करते हैं, वो लोग कमाते हैं। लेकिन उनके भी तो अपने खर्चे हैं। उनका मेन मोटिव क्या है? क्रिकेट को बढ़ावा देना। उस पैसे को वो लोग क्या करते हैं? उसी क्रिकेट को, उनका ऑब्जेक्टिव ही है पूरे इंडिया में क्रिकेट को बढ़ावा देना, और उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में जो उनका प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को यूटिलाइज करते हैं। वो क्या करते हैं? पूरे इंडिया में स्टेडियम बनाते हैं, खेल को प्रमोट करते हैं, अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट करते हैं, प्लेयर को पेमेंट करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा ना कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी एम्प्लॉय को रखे अगर फ्री में, तो कोई रहने से रहा, उनके लिए भी खर्चे हैं, उनको भी अपने खर्चे को ब्यौरा देना पड़ता है, उनको भी अपने खर्चे करने पड़ते हैं। वो खर्चे कहां से करेंगे? तो ये जो है ये भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कोई बीसीसीआई इज नॉट अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि जो भी इसके इनकम है वो सारे के सारे इनकम या तो इसके उसी फंड में ऐड हो जाते हैं, इनके रिजर्व फंड में चले जाते हैं, या फिर उस खर्चे को वो लोग क्या करते हैं, जो भी उनका प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को अपने खर्च करते हैं, अपने उस खेलों को डेवलप करने में, उनको बढ़ावा देने में, है ना, वो सारा पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि प्रोहिबिट टू पेमेंट एनी डिविडेंड टू देयर मेंबर्स,
कि अगर उनके पास प्रॉफिट होता भी है तब भी जो है अपने प्रॉफिट को किसी भी मेंबर्स को क्या करते हैं, उसके डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। ठीक है। और तीसरी बात, सच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, है ना, स्कूल, कॉलेजेस, है ना, वो क्या करते हैं, स्कूल हो गए, इसकी एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, बहुत सारे स्कूल हो गए। आप हंसोगे भी, सर स्कूल तो कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, यहाँ तो हमारे पेरेंट्स को केवल लूटा जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अलग बात है, उनका मोटिव जरूर चेंज हो जाता है। और आज के डेट में मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारे स्कूल से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में चलते हैं, या कॉलेजेस हो या हॉस्पिटल्स हो या इस तरह के बहुत क्या बोलता है, इन लोगों को फॉर्मिंग इसीलिए किया जाता है, इनको प्रमोट इसलिए किया जाता है ताकि इंडिया में आर्ट, कल्चर, साइंस, इन सारी चीज़ों को जो है ये डेवलप करें। ठीक है, ये मेरी बात आ रही समझ में आप लोगों को? ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूँ, फिर मैं आपके साथ कंटिन्यू करता हूँ। तो फिर हम लोग जो हैं अब वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो होप सो आप सभी को ये डेफिनेशन जो है वो समझ में आया होगा। और आप लोग कमेंट भी जरूर कीजिएगा, अगर आप किसी को भी, जो भी मेरे वीडियोज़ को देख रहे होंगे, उनको किसी भी चीज़ की अगर दिक्कत हो रही होगी, अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सब फिर मैं उनको, अगर मुझे सही रिस्पॉन्स मिला तो नेक्स्ट क्लास में मैं उस चीज़ को दोबारा फिर से क्लियर करने की जरूर कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है एक सब थोड़ा सी इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि अब कैसे आपको पता चलेगा कि कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव है या नॉन प्रॉफिट मोटिव है। मैं इसकी थोड़ी सी फीचर्स की अगर बात करूं, मैं फीचर्स ऑफ एनपीओ। ठीक है, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है जिसके अपने कुछ फीचर्स नहीं होते हैं? आपने बचपन में पढ़ा होगा ना कि गाय के बारे में पढ़ा होगा। कैसे पता चलेगा कि आपको ये गाय है? हाँ भाई, तो 4 पैर होते हैं, गाय को माता कहते हैं, वो दूध देती है ना, और भी तरह तरह की एक पूछ होती है, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर आप जानते होंगे। हम मनुष्य हैं, कैसे पता चलेगा भाई मनुष्य है? हमारी सोचने की शक्ति ज़्यादा है, कोरोना हमको हो सकता है। तो हर चीज़ के जो है कुछ न कुछ अपने फीचर्स होते हैं। आखिर कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव है और कौन सा नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव है? वैसे तो मैंने डेफिनेशन में बताया और सारे फीचर्स यहीं से निकल के हमारे थे। फीचर्स कुछ नई चीज होती नहीं है। अगर आपने डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया तो फीचर्स भी जो है आपके वहीं से वो निकल के आ जाएंगे। तो चलिए मैं फिर भी कुछ फीचर्स की अगर मैं बात करूं इसमें, तो सबसे पहला जो फीचर है इसका वो है आपका सर्विस मोटिव। राइट, मैंने आपकी इसी चीज को मैंने डिस्कशन किया, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज, है ना। तो पहला जो फीचर है इसका सर्विस मोटिव। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला जो मोटिव फीचर्स होता है, जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो है कि सर्विस मोटिव। इनका मेन उद्देश्य इसीलिए इनको बनाया जाता है, इनका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि ये पूरे समाज को अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जिस ऑब्जेक्टिव, जो भी सर्विस देने का ऑब्जेक्टिव इसका हो, उस ऑब्जेक्टिव को ये फुलफिल करते हैं। चाहे मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आपने अलग अलग क्लब का नाम सुना होगा। पटना में बहुत सारे क्लब हैं, लायंस क्लब हो गए, क्या बोलता है, गोल्फ क्लब यहाँ पे हो गया, है ना, पाटलिपुत्रा क्लब है, और भी बहुत सारे क्लब हैं, रोटी पब्लिक क्लब है, बहुत सारे क्लब हैं। उन सब का काम क्या होता है? वो क्लब किस लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं? वो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते हैं। उनका एक अपना क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को जो लोग फुलफिल करते हैं उन लोगों को क्या करते हैं, वो अपना मेंबर्स बनाते हैं ताकि वो उनको एंटरटेन कर सके। बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनके पास उतना टाइम नहीं रहता है कि पर डे वो लोग क्या कर सके, बैठ के एक दूसरे से गप्पे मार सके, इस तरह से हम लोग मारते हैं ना बैठ के। उनके पास उतना टाइम नहीं लगता है, वो अपने बिजनेस में मशगूल रहते हैं, अपने प्रोफेशन में मशगूल रहते हैं, वो अपने कार्य में मशगूल रहते हैं, तभी तो वो एक्चुअली में बड़े कहलाते हैं वो। तो भाई वो अपने काम से इतने टाइट हो जाते हैं कि दिन भर उनके पास टाइम नहीं मिलता है। वीकेंड में, मंथ में, 15 दिन में, जब भी उनको टाइम मिले या फिर जब भी हॉलीडेज में, वो लोग क्या करते हैं, एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जहाँ पे बैठ के वो खुद को रिफ्रेश करते हैं, गप्पे मारते हैं, गेम्स खेलते हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज वहाँ पे वो लोग करते हैं। वो भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाया गया। तो उनका भी मोटिव क्या है, वो सोसाइटी को सर्विस दे ना दे, अपने मेंबर्स को सर्विस तो दे रहे हैं। तो सबसे पहला मोटिव यही होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना। कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एनपीओ का जो पहला मोटिव होता है, फर्स्ट मोटिव होता है टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ठीक है, अगर मैं दूसरे फीचर्स की अगर बात करूं, लीगल एंटिटी, है ना। आपने पिछले साल भी अपने कंपनी में पढ़ा होगा इसके बारे में
कि लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है। लीगल एंटिटी का मतलब होता है सेपरेट एंटिटी। आपको पता होना चाहिए इंडिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग तब तक इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं जब तक किसी न किसी एक्ट के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन ना हो। दूसरी बात ये भी आपको पता होनी चाहिए और कि जिस दिन से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन हो जाता है उस दिन से वो ऑर्गेनाइजेशन अपना सेपरेट काम करता है, उसकी एक पर्सनल एग्जिस्टेंस हो जाती है, उसकी एक अपनी पर्सनल एंटिटी हो जाती है। उसका जो एग्जिस्टेंस होता है उसके मेंबर से, उसके प्रमोटर से किसी तरह से कोई तालमेल नहीं करता है। मेंबर्स आ सकते हैं, जा सकते हैं, जन्म ले सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है, वो इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब तक खत्म नहीं होती है जब तक कि अपना उसका सब चीज खत्म ना हो जाए। तो उसका यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, सेपरेट लीगल उसकी एंटिटी होती है। उसके मेंबर से उसको किसी तरह का कोई वास्ता नहीं होता है, उसके मेंबर से किसी तरह का कोई मतलब उसका नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं तीसरी इसकी बात करूं, नेक्स्ट जो है, ठीक है, नो प्रॉफिट मोटिव। नो प्रॉफिट मोटिव दोस्तों, ये भी उसका एक है मेन फीचर कि कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होती। अगर किसी को प्रॉफिट हो भी रहा है तो उस प्रॉफिट को किसी भी तरीके का डिविडेंड जो है वो अपने मेंबर्स को नहीं दे सकते हैं, डिविडेंड देना अलाउ नहीं होता है। यही तो मेन डिफरेंस तो ये होता है एक प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन में, कि जो भी प्रॉफिट मोटिव होते हैं, आपने पिछले साल जो है अकाउंटिंग में सोल प्रोप्राइटरशिप का पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने कि जो भी प्रॉफिट अर्न किया, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना करके जो भी नेट प्रॉफिट हुआ उसको हमने कैपिटल से ऐड कर दिया, वो बिजनेस का कैपिटल बढ़ा दिया। फर्दर उसी क्या किया गया, चाहे तो वो उसको विड्रॉ कर सकता है, बिजनेसमैन चाहे तो उसे विड्रॉ कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है उसे कोई भी मेंबर जो है वो विड्रॉइंग नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है, उसके बाद जो इसका एक और फीचर है प्रोहिबिट, जो कि मैंने आपको यहां पे लिखा है, प्रोहिबिट टू एनी प्रोहिबिट ऑफ एनी डिविडेंड टू देयर मेंबर्स, है ना। अपने मेंबर्स को वो कोई भी डिविडेंड पे नहीं कर सकते। कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, वो अपने मेंबर को किसी तरीके का, उनको प्रॉफिट अर्न भी हो रहा है, फिर वो क्या कर सकते हैं, वो डिविडेंड पे करने का उनके पास कोई राइट नहीं है, वो डिविडेंड पे कर ही नहीं सकते कभी भी। ठीक है, और लास्ट है, चूंकि मैं इसलिए इसको मैं शॉर्ट में निपटा रहा हूँ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहले इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके डेफिनेशन में ही ये सारे फीचर्स अगर आप देखो तो डेफिनेशन से जो है वो निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट है इसका मैनेज्ड बाय मैनेजिंग कमिटी। मैनेजिंग कमिटी ये लोग क्या करते हैं, अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको आखिर मैनेज करता कौन है। तो देखिए जितने भी मेंबर्स होते हैं इन मेंबर्स के बीच में एक इलेक्शन होता है और उन्हीं मेंबर्स के बीच में हर मेंबर्स को एक एक वोटिंग राइट्स होता है, वो वोट डालते हैं, उसमें कोई लोग ट्रेजर बनते हैं, कोई लोग उसमें चेयरपर्सन बनते हैं, है ना। इस तरह के अलग अलग उनके डिजिग्नेशन होते हैं और उन्हीं मेंबर्स के बीच में क्या किया था, उनका इलेक्शन होकर के एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी के पास राइट होता है, अधिकार होता है ना। वो अधिकार सुरक्षित होता है कि उस कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो डिसीजन मेकिंग का काम जो है वो मैनेजिंग कमेटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और लास्ट में अगर इसके फीचर्स की मैं बात कर रहा हूं, है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये हमारे सबसे काम की चीज है और इसी को लेकर के हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब जिस तरीके से प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं उसी तरीके से नॉन फॉर प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना जरूरी होता है। तब तो पता चलेगा ना कि ये किस तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर पा रहे हैं,
इनका कितना सरप्लस हो रहा है, कितना इनका डेफिशिएट हो रहा है, कि किस क्या इनकी बैलेंस शीट है, इनके एक्सपेंस का क्या पोजीशन है, इसके एसेट्स का क्या पोजीशन है, लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है, इनकम का क्या पोजीशन है, ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से रन करते हैं, ये सारी चीज जो है इनके बुक्स ऑफ अकाउंट पे डिपेंड करती है। तो ये जो थे इसके कुछ फीचर्स थे। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी इस चीज को डिस्कस करते हैं कि किसी भी, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ तो आप लोग समझ भी गए होंगे और आप लोग नोट डाउन भी कर चुके होंगे, और नहीं तो फिर आप वीडियो को जो है आप बैक करके देख सकते हो इस चीज को दोबारा। अब मैं सारे डेफिनेशन को भी मैं इरेज कर रहा हूँ। चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअली बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की जरूरत पड़ती क्यों है, तो उसकी भी कुछ अपने ऑब्जेक्टिव है। वो ये अपने अकाउंट प्रिपेयर क्यों करते हैं, अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, इस चीज को तो हम लोग आगे जरूर पढ़ेंगे, लेकिन वो अपने अकाउंट प्रिपेयर करते क्यों हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी भाई जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करें। इसके मेन रीजंस हैं कि देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैं शॉर्ट में थोड़ी सी इस चीज को भी मैं आपको बताता हूँ, मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करता हूँ, है ना। सेफ गार्ड ऑफ एसेट, है ना, safeguard of assets and incomes। इनका दो बेसिकली मोटिव है। वो क्या करते हैं कि जो भी उनके पास एसेट्स हैं और जो भी उनके इनकम का सोर्स है उसको सेफ गार्डिंग प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है, मैं सिंपल आपको एग्जांपल मैं बताऊं कि आपने तिरुपति बालाजी का नाम सुना होगा, वो भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही वहां पे उनको फॉर्म किया गया है। आपने वैष्णो देवी का नाम सुना होगा, आपने शिरडी साईं का नाम सुना होगा। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जहां पे करोड़ों अरबों रुपए जो है उनके इनकम का सोर्स है और उनके एसेट्स भी उसी तरीके से हैं। अब एक सिंपल सी मैं बात बताऊं, अगर ये बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर नहीं किए जाएंगे तो आपको क्या लगता है इंडिया में उतने ईमानदार लोग बैठे हुए हैं क्या? जो भी उनके एसेट्स हैं, जो उनके सोना है, चांदी है, और भी पता नहीं इतने सारे पैसे उनके आते हैं, वो तो जो भी अकाउंटेंट हैं, जो वहां पे बैठे हुए लोग हैं, जो मैनेजिंग कमेटी के लोग हैं, वो लोग तो ऐसे ही खा जाएंगे उसे। इतना देवता तो कोई होता नहीं है यहाँ पे, अगर वो ऐसा नहीं करे तो फिर वो तो इंसान ही नहीं। तो इसीलिए जो है बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया जाता है कि जो भी उनका इनकम का जो भी सोर्स है, जो भी एसेट्स उनके पास हैं, उनको सेफगार्डिंग प्रोवाइड करते हैं। और जब तक बुक्स ऑफ अकाउंट को हम सही तरीके से मेंटेन नहीं करें तब तक जो है ये काम नहीं हो सकता है। और दूसरा इनका ये ऑब्जेक्टिव है, कंट्रोलिंग ऑफ एक्सपेंसेस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटीज। दो बातें हैं यहां पे, कंट्रोलिंग ऑफ एक्सपेंसेस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटीज। अब जो भी उनके एक्सपेंस हो रहे हैं उस पर तो कंट्रोल करना भी जरूरी है ना। अरे मैं सिंपल से एग्जांपल बताऊं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस का लिमिटेशन होता है, लेकिन नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस का किसी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। आप देखते होंगे ये लोग लंगर चलाते हैं खाने में, तो भाई यहाँ पे खाने वालों की कमी थोड़ी है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि हम लोग 135 करोड़ आबादी इंडिया की, क्या वो सबको बिठा के खिला सकता है? क्या नहीं खिला सकता है। अगर एक्सपेंस में कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो कोई भी जो भी उनका इनकम का सोर्स है वो तो सारे वेस्ट चले जाएंगे, वो यूं ही एक्सपेंसेस में खत्म हो जाएंगे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट बना करके जो है उनके एक्सपेंसेस पे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी, उनकी लायबिलिटी भी डिटरमाइन की जाती है। उनके अंदर भी एम्प्लॉय काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, उनके अंदर भी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज काम करते हैं जो सारी व्यवस्था को देख रेख करते हैं। वो तो एम्प्लॉइज हैं, जब तक उनको पैसे नहीं मिलेंगे, सैलरी नहीं मिलेगी, तब तक वो काम करेंगे नहीं। तो उनकी लायबिलिटीज को जो है देखने का काम किसका होता है? वो उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो वो भी अपनी लायबिलिटी को निर्धारित करते हैं, वो भी जो है अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि अगर मनमानी ढंग से अगर एक्सपेंस करते जाएंगे, डोनेशन मिलेगा नहीं, एक्सपेंस करते जाएंगे, तब तो क्या होगा? लोन के थ्रू अगर काम करेंगे तब तो बैंक वाले आएंगे तो हमारे भगवान जी को उठा के ले जाएंगे, हाँ या ना। तो बेसिकली
यहाँ पे फिर मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। ये दो ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो है किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने 3 बातों के बारे में अभी डिस्कस किया इस लेक्चर में। सबसे पहले मैंने आपको बताया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। दूसरी बात मैंने आपको बताई इसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं, और तीसरी बात मैंने बताई कि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब मैं अगर आगे थोड़ी सी, अगर मैं आगे अपने टॉपिक को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगा, पर ज़्यादा मैं टाइम नहीं, इस वीडियो में थोड़ा सा मैं टाइम और लूंगा आपका, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। अब कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कि प्रिपेयर करती है। तो यहां पे कहा जाता है कि अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर और लेस लाइंस ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑलमोस्ट लगभग वैसे ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है जिस तरीके से प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। बट दोनों में थोड़ी सी डिफरेंसेस है, और वो डिफरेंस क्या है वो मैं आगे बताता हूं। लेकिन यहां पे पहले मैं ये बताता हूं कि कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है यहां पे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो बेसिकली कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टेटमेंट में, अपने जो फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट में 3 तरह के स्टेटमेंट को इंक्लूड करता है। सबसे पहला रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा जो आप शुरू से बनाते चले आ रहे हो बैलेंस शीट। ये 3 ऐसे स्टेटमेंट हैं जो किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, और ये तीनों ही जो है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट का ये पार्ट माना जाता है। तो दोस्तों अभी मैंने 3 तरह के स्टेटमेंट के बारे में आपको बताया, और इस वीडियो को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये चूंकि हमारा फर्स्ट वीडियो था, ये फर्स्ट लेक्चर था इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर का, और आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग एक एक करके जो है इन तीनों ही को हम लोग डिस्कशन करेंगे, और तब जाकर के जब ये सारी चीजें हमारी हो जाएंगी तब फिर इससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स है हम लोग इसके मेन एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में भी कुछ इसके स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है। और जब तक उन सारे स्पेसिफिक एडजस्टमेंट को आप समझोगे नहीं तब तक आप इस चैप्टर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो बना नहीं पाओगे। मैं ये नहीं बोलता ये बहुत टफ चैप्टर है, बट हाँ ये मैं जरूर बोलूंगा कि बहुत आसान भी नहीं है। जब तक आप जो है इसके कॉन्सेप्ट को नहीं लीजिएगा तब तक जो है आप इसके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। कॉन्सेप्ट लेना, क्योंकि अकाउंट रटने की चीज नहीं होती कभी भी, और अकाउंट रटा नहीं जाता कभी भी, इसके लिए कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है ना। और मैं हमेशा से एक बात आपको शुरू से बताते चले आ रहा हूं, अकाउंट में 2 चीजों के बारे में जरूर समझना, कि अगर कोई भी एंट्री हुई, कोई भी पोस्टिंग हुआ, ये हुआ क्यों और हुआ कैसे। क्यों और कैसे का अगर आंसर आपको मिल जा रहा है, आप अगर खोज पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप चीजों को रट नहीं रहे हो, आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो, और यहां हमारे लिए समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए आगे की चीजों को डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप घर में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, है ना। आप सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच।